इल्यूमिनाटी को ही अगर हम समझें, क्या है ये सोसाइटी का निर्माण हुआ कैसे और इसका आधार क्या है? ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना शुरू किया जो कि तर्क पे चलते थे। भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत ही अंडरग्राउंडेडली काम करते हैं और ये बड़े बड़े जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गई, बड़े बड़े देशों की सरकारों को गिरा सकते हैं। कर्नल गद्दाफी था, इन सब की सत्ता पलट करने में इसका मेन रोल रहा CIA का। अमेरिका का इंटरफेरेंस बहुत रहा, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो, चाहे वो वियतनाम रहा हो। कई सारे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पूरी अर्थव्यवस्था को ये सोसाइटी बहुत ही अंडरग्राउंड तरीके से नियंत्रित करती है। शपथ ली कि हम एक संगठन बनाएंगे और अपना सारा कार्य जो है वो बिल्कुल गुप्त तरीके से करेंगे। कि इनके दो लोग आकर के कभी अकबर के पीरियड में अकबर से भी मिले थे। अच्छा। तो अकबर ने इनको लाहौर में एक बनाने की परमिशन दी थी, अपना धार्मिक स्थान। बादशाह एक ऐसा नाम है जो कि बार बार जिसका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से कहा है कि इन्होंने तो खुद भी इस बात को माना, खुद भी माना है। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति भी इससे जुड़े हुए थे, या इसके बाद भी। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, उन्होंने बताया कि एलन मस्क का नाम भी इसके साथ आता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। TOI मंत्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बात करता है आपके धार्मिक ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चरल वैल्यूज के बारे में, साथ ही में आपके धर्म से आपको जोड़ता है। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संगठन, एक ऐसी सोसाइटी के बारे में जो कि बवेरियन काल से लेकर के आज तक विवादों से जुड़ा रहा है। मैं बात कर रही हूँ इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी के ऊपर हम ऑलरेडी एक पॉडकास्ट किया था हमने, लेकिन उस पर क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई हमारे पास, वो पॉडकास्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा, इसीलिए वी प्लान इल्यूमिनाटी 2 फॉर यू। हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे अनिल चतुर्वेदी जी, जो कि वास्तु विशेषज्ञ भी हैं और इल्यूमिनाटी के ऊपर इन्होंने बहुत रिसर्च किया है। तो सबसे पहले तो अनिल जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनिल जी, हमने इल्यूमिनाटी का पहले वीडियो में आपने बहुत कुछ बताया। अब क्योंकि वो वीडियो लोगों को बहुत पसंद भी आया और उसके ऊपर कई सवाल भी हैं लोगों के, उसके ऊपर हम सवालों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, इल्यूमिनाटी को ही अगर हम समझें, क्या है ये सोसाइटी का निर्माण हुआ कैसे और इसका आधार क्या है? जैसा कि लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया था कि ये जर्मनी से स्टार्ट हुआ था। 17वीं सेंचुरी में हमारा इल्यूमिनाटी संगठन का जो है संगठन बना था। एडम वाइजैक ने उसको बनाया था कुछ लोगों के साथ मिलकर के। शुरुआती तौर पर इनका जो मेन मोटो था वो सिर्फ इतना ही था कि उस समय वहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसमें धर्म का, पोप का काफ़ी इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था, कैथोलिक का। और ये लोग अपने तरीके से चाहते थे, ये चाहते थे कि इनका लॉजिक, तर्क बेस होना चाहिए अंधविश्वास की बजाय। तो उसकी बजाय इन्होंने ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना शुरू किया जो कि तर्क पे चलते थे। अच्छा। तो इस संगठन की वहां पे स्थापना हुई। आपने एक नाम लिया, खास तौर पे जो मेन कैरेक्टर थे एडम इसकी शुरुआत करने वाले, एडम वाइजैक। इनका क्या रोल था, इनकी क्या भूमिका थी? क्योंकि खास तौर पे बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से सोसाइटी को बवेरियन काल से लेकर के आज तक चलाया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि कई सारे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पूरी अर्थव्यवस्था को ये सोसाइटी बहुत ही अंडरग्राउंड तरीके से नियंत्रित करती है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, वो जो पहला व्यक्ति था जिनका आपने नाम लिया, एडम वाइजैक, उनका क्या रोल था और उनका क्या रणनीति थी इस सोसाइटी को लेकर के? देखिए, एडम वाइजैक जो थे वो एक यहूदी फैमिली में पैदा हुए थे। बाद में उनके पेरेंट्स ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली थी। तो जैसा कि हम लोग शुरू जानते हैं कि यहूदी और क्रिश्चियंस में हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें चली शुरुआत से ही। तो इनका धर्म क्रम में इंटरेस्ट था। बड़े होने के बाद ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। एज ए प्रोफेसर उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे पूरा धर्म और इस वाली फील्ड के ही प्रोफेसर थे। लेकिन इनका संग एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये वहाँ यूनिवर्सिटी का जो सारा सिस्टम था वो वहाँ पे पादरी ही चलाते थे और ये पादरी नहीं थे उस टाइम। तो पादरी नहीं थे तो इनका विरोध भी काफ़ी था।
इस विरोध के चलते, और क्योंकि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी भी थे और ये सिस्टम को अलग से भी लेके चलते थे, हम्म तो इन्होंने माना कि पावर हाथ में आनी चाहिए हम्म पादरियों के अगेंस्ट में जा करके। तो इन्होंने वहाँ से अलग हट करके एक नया संगठन बनाया, हम्म क्योंकि इनको लगता था कि जो हमारे क्रिश्चियनिटी है, जो हमारे पोप वगैरह हैं, ये हम्म बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं हम्म सारे सिस्टम में। तो उनसे अलग हट करके तर्क के बेस पे जो संगठन बनना था, वहाँ पे इल्यूमिनाटी की इन्होंने शुरुआत करी, और ये हुई हमारी मई 1776 में। हम्म इन लोगों ने 4 और लोगों के साथ मिलकर के एक शपथ ली कि हम एक संगठन बनाएंगे और अपना सारा कार्य जो है वो बिल्कुल गुप्त तरीके से करेंगे। अच्छा इसकी पहली कंडीशन ही यही थी कि हम जल्दी पब्लिक के सामने नहीं आएंगे अपने तरीकों को लेकर के। हम्म हाँ, 30 साल से बड़ा इसका कोई सदस्य नहीं होगा। अच्छा तो यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया इसको। हम्म लेकिन अनिल जी, क्योंकि आपने कहा कि कई सारे नियम भी थे, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस भी थे इस सोसाइटी से जुड़े हुए, और मात्र 4 लोगों ने मिलकर के इस सोसाइटी को बनाया था। 5 लोगों ने। मिस्टर आइजैक और 4 और लोग। हाँ, तो वहां से लेकर के यहाँ तक का जो सफर रहा, क्योंकि ऐसा बीच बीच में ये भी माना जाता रहा है कि इल्यूमिनाटी का संगठन कुछ समय के लिए चला और उसके बाद बंद हो गया कुछ सालों बाद। लेकिन आज भी ये कहा जाता है कि बहुत सारे पॉप म्यूजिक में या ऐसे कल्चर में इसका बहुत ट्रेडिशन है। बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इसके सदस्य हैं। कई सारे लोगों के नाम, माइकल जैक्सन हो गए, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं पे दिलजीत दोसांझ है, इनका नाम जोड़ा जाता रहा है, बादशाह का नाम जोड़ा जाता रहा है। हम तब के माइंडसेट को और आज के प्रभाव को कैसे देखते हैं? देखिए, शुरुआत से ही जैसा कि इसको था, जब इन्होंने संगठन बनाया तो बहुत छोटा सा था, लेकिन इनको शुरुआत में फैलना था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपने लोगों को कुछ पुराने वहाँ के जो ग्रुप थे, हम्म उन ग्रुप्स में मेंबर बनाया। हम्म सबसे पहला जो इन्होंने ये ज्वाइन किया था वो फ्री मैसन्स था। हम्म फ्री मैसन्स में इनके लोग घुसे, और क्योंकि ये बहुत पुराना संगठन था, हम्म फ्री मैसन्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनके 2 लोग आकर के कभी अकबर के पीरियड में अकबर से भी मिले थे। अच्छा तो अकबर ने इनको लाहौर में एक बनाने की परमिशन दी थी, अपना धार्मिक स्थान, या तरीके से ये कह सकते हैं। तो खैर, फ्री मैसन्स एक अलग ग्रुप था, लेकिन फ्री मैसन्स में अंदर घुसने के बाद इन्होंने वहाँ के लोगों को इल्यूमिनाती में मिलाना शुरू किया। अच्छा तो ये इनका फैलने का मेन रीजन था। हम्म 1776 तक आकर के इनके 2,500 मेंबर्स हो चुके थे लगभग। हम्म लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि पावरफुल थे, और इनका मेन पर्पज ये भी था कि ये जो कि वहाँ की सत्ता के खिलाफ चल रहे थे और पोप के खिलाफ चल रहे थे, तो इनके ऊपर जांच भी बैठने लगी। जॉन रॉबिन्सन, इन्होंने एक बहुत मेन रोल प्ले किया था। इन्होंने एक रिपोर्ट लगाई इस संगठन के बारे में वहाँ के राजा को, कि ये जो हैं सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा छापे पड़े इनके संग, मतलब जगहों पे, जो पे इनके ऑफिसेस थे और वो थे। हम्म तो वहाँ पे इन्होंने एक रिपोर्ट लगाई, तो इसको बैन कर दिया गया। बैन तो कर दिया गया, लेकिन तब तक ये लोग, कुछ लोग क्योंकि फ्रीमैसन्स को ज्वाइन कर चुके थे, तो ये उनके साथ लगभग ये बने रहे। इल्यूमिनाटी नाम अंडरग्राउंड हो गया, पीछे चला गया। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से काम किया, इन्होंने अपने संगठन को फिर और नए तरीके से संगठित किया, लेकिन ये दूसरे संगठन के साथ घुस के इनके लोग काम करते रहे। जैसे कि हम फ्रीमैसन्स की बात कर रहे थे, कुछ लोग इनके फ्रीमैसन्स के थे, वहां से इन्होंने अपने लोगों को थोड़ा, फ्रीमैसन्स काफी स्ट्रांग लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, और वो फ्रांस की क्रांति में भी उसका बहुत बड़ा रोल था। अच्छा ये हमारा फ्रेंच ग्रुप था। तो ये माना जाता था कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें तो इनको इसलिए खतरा मान लिया गया इल्यूमिनाटीज को, कि जब फ्रांस की क्रांति जैसा बड़ा देश, फ्रांस बहुत स्ट्रांग था उस टाइम, उसकी सत्ता पलट कर सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहीं से पहली बार विवादों में आए थे। ओके फ्रांस की क्रांति के बाद से बाद में इनका ये माना गया कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वहां तक ये लोग पहुंचे, यूरोप में तो इनका अच्छा प्रभाव था ही, और धीमे धीमे बढ़ते चले गए। तो इनका फैलना और इनका दुनिया पे राज करना, दो जो मोटो थे, ये बाकी लोगों को एक खतरा लग रहा था। अच्छा तो बंद करने के बाद ये अंडरग्राउंड होकर काम करते रहे अपना, और फैलते चले गए। इन्होंने मेनली उन लोगों को चूज किया जो विचारों में थोड़ा फ्री थे, आगे सक्सेस चाहते थे, और इनका मेन जो पर्पज था वो था कि किसी भी देश की सत्ता को और बिजनेस को अपने कंट्रोल में लेना। अच्छा। तो आज भी जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पावरफुल लोग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अनिल जी, यहाँ पे हम अगर बात करें, खासतौर पे ये भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी आज की डेट में भी ये सोसाइटी अर्थव्यवस्था तक को नियंत्रित करती है। बड़े बड़े नाम भी इससे जुड़े रहे हैं। कितना सच है, कितनी सच्चाई है?
देखिए, सच्चाई के बारे में तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि कभी भी ये लोग खुल के सामने नहीं आते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है। तो जैसे कि हमारा बिल गेट्स का नाम आया या अमेरिकन प्रेसिडेंट्स का नाम इसके साथ जुड़ा, माइकल जैक्सन और अभी नए सेलिब्रिटीज़ के नाम तो हम लोग जानते ही हैं। तो शुरू से ये लोग रहे फ्रीमेसन्स में। जैसे बताया कि वो उस समय अकबर से मिले, तो अकबर वॉज द मोस्ट पावरफुल हमारा यहाँ पर था। तो हमेशा ये पावरफुल लोगों से मिलते रहे और उनको अपने हिसाब से कन्वर्ट करते रहे। तो सत्ता से जुड़े रहना, पावर से बने रहना, पावर में बने रहना, ये इनकी शुरुआत से इनका पर्पस था। तो वो आज तक चला और आज भी ये कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। माइकल जैक्सन इज अ बिग सेलिब्रिटी, करोड़ों उसके फॉलोअर्स थे। वो थे। या आज के डेट में जैसे हम इंडियन उसकी बात करते हैं, दिलजीत दोसांझ का नाम मैंने लिया या इनके बारे में माना जाता है, तो हमेशा ये ऐसे ही लोगों को पिक करते थे। इनका असल में एक सिस्टम था, 3 स्टेज में काम करता था फिल्म बनाते के बारे में। इनकी जो फर्स्ट बहुत बेसिक स्टेज हुआ करती थी। अच्छा। इसको इनका जो वर्किंग स्टाइल था, सबसे पहले में वो समझना बहुत जरूरी था कि ये काम कैसे करते थे। तो इनकी वर्किंग स्टाइल 3 स्टेज की थी। पहली स्टेज जिसमें खाली लोगों को जोड़ करके अलग अलग ग्रुपों में और वहां पर अपने बारे में थोड़ा थोड़ा ही बताते थे। अच्छा। कभी भी डायरेक्ट नहीं करते थे। जैसे कि बड़े संगठन से, पुराने संगठन से जुड़ गए, उसको काम किया। तो उसमें इनके 5 नाम हुआ, मतलब 5 स्टेजेस हुआ करती थी। पहली स्टेज में 5 इनके जो फंक्शन थे वो होते थे। तो उसमें इनकी 5 स्टेजेस होती थी, जिसमें लोग इनिशिएट, पहला नोविस, उसके बाद आता था हमारा मिनरल और ल्यूमिनाट्स। तो ये उन स्टेजेस में चलते थे। यहाँ पर केवल काम था कि आप दूसरे संगठनों को ज्वाइन करो, दूसरे क्लबों को ज्वाइन करो और वहाँ पे अपने बारे में बताओ। जो लोग इनकी तरफ झुकते थे उनको एक तरीके से लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाते थे, बट इनको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता था। सेकेंड स्टेज आते थे जहाँ पे इनके ऑपरेशंस चलते थे। सेकेंड में इनकी 5 स्टेजेस होती थी, जिसमें हमारे आते थे अप्रेंटिस, फेलो, मास्टर, उसके अलावा इल्यूमिनाट्स, मेजर और डेरिजेंस। ये स्टेजेस थी जो धीमे धीमे। तो यहाँ पे ऑपरेशंस इन्वॉल्व थे। इनमें ये लोग क्या करते थे कि किसको कहाँ जाना है, कैसे करना है, किस तरीके से मिलना है, किस तरीके से संगठन को आगे करना है, ये होता था। बट इनकी जो फाइनल जो मेन स्टेज थी, जो कोर डिसीजन लेती थी, जिसको हम सबसे टॉप लेवल मानते थे, बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता था। तो उसमें जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो किंग की थी। किंग ये अपने आप को बना के चलता था। हमारा जो एडम वाइजैक है, वो अपने आप को किंग बोलता था। तो सारे डिसीजन सारे, तो जनरली जो इसके जो हमारे बेसिक मेंबर्स थे उनको भी ऊपर के फर्स्ट लेयर के बारे में पता नहीं होता था, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते ही नहीं थे। वो पॉलिसीज डिसाइड करते थे। सेकंड स्टेज के लोग उसको ऑपरेशन में कन्वर्ट करते थे और थर्ड स्टेज के लोगों का केवल इतना काम था। तो ये हमेशा बहुत गुप्त बने रहे। ये इनकी जो वर्किंग स्टाइल थी कॉर्पोरेट की, तो ये कॉर्पोरेट स्टाइल में काम ही करते थे, तो इनको पूरी दुनिया में डिफरेंट लोगों से मिलना, बड़े बड़े पावरफुल लोगों से मिलना इनके लिए आसान था, क्योंकि पहली स्टेज और तीसरी स्टेज का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। अनिल जी, क्योंकि पॉप कल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इन नामों को पेश किया जाता है, और क्योंकि इल्यूमिनाटी का कनेक्शन लंबे समय से माइकल जैक्सन के साथ जोड़ा जाता है नाम। माइकल जैक्सन की बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से मौत भी हुई। उसके अलावा आज के डेट में दिलजीत दोसांझ जो हैं, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत तरक्की कर ली। इनका नाम भी जोड़ा जाता रहा है। बादशाह एक ऐसा नाम है जो कि बार बार जिसका कनेक्शन इल्यूमिनाटी से कहा है कि इन्होंने तो खुद भी इस बात को माना, खुद भी माना है। और भी कई सारे और सेलिब्रिटीज हैं ऐसे। तो क्या इल्यूमिनाटी ये सोसाइटी, ये पीछे की वजह है कि ये पॉप कल्चर को इतना बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने दिखाती? देखिए, आमतौर पे क्या होता है कि पब्लिक का एक इंटरेस्ट होता है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लोगों को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जो चीज़ छिपी हुई है। पॉप कल्चर में भी यही था। ये तो कहा जाता है कि लोग जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, और खाली इसलिए नहीं कि पावरफुल थे और लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। ये भी माना जाता था कि इसमें केवल 30 साल से बड़े मेंबर्स नहीं जोड़े जाते थे। अच्छा। उस समय का जो इनका नियम था, जैसे से काम करना था। तो नेम फेम मिलने के बाद लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तो उसमें चूंकि सिंगर्स भी थे बड़े बड़े, खाली ऐसा नहीं कि खाली पॉप कल्चर था, हमारे पॉलिटिशियंस भी थे। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति भी इससे जुड़े हुए थे, या इसके बाद भी। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें, मैंने बताया कि एलन मस्क का नाम भी इसके साथ आता है, ये आता है। तो लोग जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। क्योंकि पॉप जो है वो सबसे ज्यादा पब्लिकली लोग उससे कनेक्ट होते हैं, यूथ कनेक्ट होता है। यूथ कनेक्ट होता है। कोई बिजनेसमैन से या पॉलिटिशियन से डायरेक्ट कनेक्शन हमारा उस तरीके का नहीं होता है। तो पॉप वाले लोग ज्यादा चर्चा में आए। क्योंकि कई सारी
ऐसा कहा जाता है बहुत मिस्टीरियस सोसाइटी है, बहुत ही गुप्त तरीके से इसके लोग काम करते हैं, इसीलिए बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं शायद जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे मिथ्स हैं कि भगवान को नहीं मानना। मैं सिर्फ आपसे ये जानकारी चाहती हूँ, मतलब आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, बट हाँ, कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि इल्यूमिनाटी सोसाइटी के साथ जोड़ी जाती हैं। भगवान को नहीं मानते हैं, बहुत ही अंडरग्राउंडेडली काम करते हैं, और ये बड़े बड़े जैसे कि अर्थव्यवस्था हो गई, बड़े बड़े देशों की सरकारों को गिरा सकते हैं। कितना सही है, या इस तरीके से काम करना कितना पॉसिबल है? और सबसे मुझे लगता है बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये लोग शैतान को मानते हैं? क्या तंत्र से इनका जुड़ाव है? देखिए, ये कहना कि सरकारों को गिरा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे ये पॉसिबल है कि आज की डेट में हम हर कंट्री के अपनी अपनी एक जासूसी संगठन है। हम्म। जस्ट लाइक इसराइल का मोसाद का नाम सबने सुना हुआ है कि ये बहुत पावरफुल है, और कई बार पॉलिटिकल मर्डर्स में या कहीं के देश में सत्ता पलट करने में इसका बड़ा हाथ होता है। सेम विद CIA। जैसे कि हमने देखा कि सद्दाम हुसैन था या कर्नल गद्दाफी था, इन सबकी सत्ता पलट करने में इसका मेन रोल रहा CIA का। अमेरिका का इंटरफेरेंस बहुत रहा, चाहे वो अफगानिस्तान रहा हो, चाहे वो वियतनाम रहा हो। तो हर देश के अपने अपने जासूसी संगठन होते हैं और उनके अपने हित साधने के तरीके होते हैं, तो उसको उसी तरीके से काम करते हैं। इसके बारे में भी एक पार्ट ये है कि चूंकि ये गोपनीय संगठन था और कहीं ना कहीं इसके काम करने की स्टाइल बाकी जासूसी संस्थाओं जैसी ही थी। कई लोग इसको एक तरीके से मानते हैं कि एक अंडरग्राउंड जासूसी संस्था है जो किसी एक देश के लिए ना काम करके ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए काम कर रही है। अच्छा। और ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ये कहना कि ये सर, क्योंकि फ्रांस की क्रांति में भी इनका नाम आया था और कहीं ना कहीं और देशों की पॉलिटिक्स में भी इनका नाम जुड़ता रहा है, तो इनका पर्पस तो क्लियर था, और यहाँ तक तो क्लियर था ही। अंडरग्राउंड होने के बाद भी कहीं ना कहीं इनके नाम आते रहे, तो सत्ता पलट करना या किसी एक को पावर देना, ये इनके संग जुड़ा हुआ है। लेकिन तो मना नहीं कर सकते। ये मानना कितना सही है कि भगवान को नहीं मानना या शैतान की इनकी पूजा शुरुआती उस टाइम जब हुई थी तो इसी बात को लेकर के हुई थी कि ये अगेंस्ट द पोप चले थे। ओके। तो इसलिए माना गया था कि ये धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहूदी थे, एडम। और यहूदियों को लेकर के आज भी पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम चलती ही रहती है। बहुत कम गिने चुने हमारे इजराइल बेस्ड रह गए हैं, बाकी तो हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने यहूदीज हैं वो बहुत पैसे वाले हैं और लगभग एक तरीके से वो वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं हमारे। तो उनका जुड़ाव तो इनके संग रहा ही। अब बात आती है भगवान या शैतान की। भगवान को नहीं मानते, पोप को नहीं मानते, यहाँ से तो इनका बेस शुरू था ही। शैतान को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये कभी कोई नहीं जान पाया। अपने यहाँ एक सीधा सिस्टम था कि भगवान को नहीं मानते तो शैतान के पुजारी हैं। लेकिन ये अभी भी एक रहस्यमय बात है कि इनको इतना पावर मिला कहाँ से। ओके। अनिल जी, इल्यूमिनाटी के कुछ सिंबल्स हैं। एक ट्रायंगल आई है उसमें, और एक क्रॉस का साइन जो कि उल्टा है। क्या मतलब है इसका? क्योंकि अक्सर हम मूवीज में भी देखते हैं, अलग अलग जो मूवीज खास तौर पे एक्सटोर्सिज्म करती हैं उनमें भी देखा जाता है कि जहाँ पे उल्टा क्रॉस का साइन होता है वो शैतान का साइन है या वो इविल फोर्सेस का साइन है। ये साइंस अगर इल्यूमिनाटी यूज करते हैं तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि ये लोग भी शैतान को मानने वाले हैं? देखिए, ये कहना दो तरीके से, किसमें, क्योंकि इनके बारे में अंदर तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन ये सही है कि चूंकि ये पोप का विरोध कर रहे थे, चर्च का चल रहे थे, इसलिए इन्होंने उल्टा सिंबल लिया क्रॉस का। नोबडी नोज। और हमारे यहाँ ये मानते हैं कि जो भगवान को नहीं मानता उल्टा चल रहा है तो शैतान को मानता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कनेक्ट होती है, यही इनको उससे जोड़ती भी है कि कहीं ना कहीं ये लोग सैटनिज्म को मानते थे, फॉलो करते थे। बट ये और भी संगठन से जुड़े हुए रहे थे। अच्छा। फ्रीमेसन से या इनसे। तो फ्रीमेसन्स जो थे वो तर्क पे ये करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ विवेकानंद जी भी कहीं कुछ समय के लिए इससे जुड़े थे। तो इसका मतलब ये था कि 21st सेंचुरी तक फ्रीमेसन्स तो थे ही, बट इसके अंदर जुड़े हुए जो हमारे इल्यूमिनाटी के लोग थे वो कौन से थे, क्योंकि नाम तब बदल चुका था, बट इसके अंडरग्राउंड मेंबर्स उसके संगठन में ऑलरेडी मौजूद थे। चाहे आप उसको एजेंट समझ के समझें या जैसे भी समझें, तो ये लोगों से मिलते रहते। विवेकानंद इट्स अ बिग नेम, क्योंकि वो भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे उस समय के। एक उनका नाम आज भी बहुत इज्जत से लिया जाता है। जब वो फ्रीमेसन्स के मेंबर थे तो इल्यूमिनाटी से उनका कनेक्शन था या नहीं था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के बारे में जितना मैंने समझा, स्वामी विवेकानंद सिर्फ कुछ समय के लिए फ्रीमेसन्स के समय के लिए जुड़े थे, लेकिन लोग कांटेक्ट करते थे ना, वो ऐसे लोगों को चूज करते थे। हमको नहीं मालूम कि उन्होंने किस वजह से वो ज्वाइन किया या लोग किस लिए थे, बट उसके मेंबर रहे, इस बात से तो इनकार नहीं किया सकता।
लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई भी संगठन या कोई भी सोसाइटी क्या किसी को इतनी पावर दे सकती है कि वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट अपना अचीव कर सके, और उसके बाद क्या इतनी पावर भी रखती है कि उसकी जान ले सके, क्योंकि माइकल जैक्सन की जान बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई और लास्ट में कि जैसे मैंने बताया, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी। कि जासूसी संगठन, इनका काम करने का तरीका वैसे ही था। मोसाद के बारे में सब जानते हैं हम्म। कि जब इनका एक फुटबॉल की टीम को इन्होंने किया, आतंकवादियों ने मारा, तो इन्होंने 2 साल तक बदले लिए। हम्म। अलग अलग लोगों को, बड़े बड़े आतंकवादियों को वहां ढूंढ के उस देश में उसी तरीके से मारा इन्होंने। हम्म। तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइज संगठन है और आपके पास फंडिंग है और आपके पास लोग हैं, हम्म। तो ये करते हैं, क्योंकि सारे जासूसी संगठन इस तरीके से काम करते हैं। इसका कुछ तो वर्किंग स्टाइल वैसा ही है। हम्म। अगर हम इसको किसी जासूसी संगठन के तरीके से जोड़ें हम्म। तो पावरफुल तो हैं, और ऐसा होना बड़ी बात नहीं है। जैसे लिट्टे ने अपने यहाँ राजीव गांधी को मार दिया था, हाँ। या इंदिरा गांधी के मर्डर हुआ था। हम्म। तो किसी का मर्डर करना है या सत्ता पलट करना है, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई, तो हम्म। ये सारी चीजें चलती रही। जॉन एफ कैनेडी को भी मारा गया, उसमें भी इनका नाम आया था, इल्यूमिनाटी हम्म। का, कि ये थे। तो लेकिन अनिल जी, क्योंकि लगातार हम इल्यूमिनाटी को कहीं न कहीं पे सैटनिज्म के साथ भी जोड़ते हैं, तो क्या सैटनिज्म में इतनी पावर हो सकती है कि कोई किसी को इतनी हाइट पे पहुंचा दे, और क्योंकि किसी की जान तक ले ली जाती है, तो ये जो कनेक्शन है सैटनिज्म का, क्या सैटनिज्म में इतनी पावर है? देखिए, पहले भी ये कहा था कि हमारी पावर तो बेसिकली न्यूक्लियर है। उसको हम एटम बम बनाते हैं या न्यूक्लियर पावर में एटॉमिक पावर को यूज करते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव सोच के ऊपर डिपेंड करता है। उससे हम एटम बम बना के करोड़ों लोगों को मार सकते हैं, और उससे हम न्यूक्लियर पावर बना करके बहुत सारे लोगों को एनर्जी दे सकते हैं, दुनिया को चला सकते हैं। तो जो सैटनिज्म है, वो लोग हैं जो एनर्जी का मिसयूज करते हैं। ओके। एनर्जी है तो पॉसिबल है, इतनी पावर है, आप उस गन से किसी के संग किसी की जान ले सकते हैं, तो एक पावर है। अनिल जी, हमने पिछली बार भी इल्यूमिनाटी टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था, और उस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट्स आए हैं। मैं उन कमेंट्स को कोट करके आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। लाइक पहला कमेंट तो यहाँ पे जो पूछा है, इल्यूमिनाटी हैज स्टोलन मेनी सिंबल्स फ्रॉम रोमन कैथोलिक चर्च, और ये कह रहे हैं द आई इनसाइड द ट्राइंगल हैज बीन यूज्ड सिंस ancient times in the church. They stole cross symbol also and inverted it upside down, so be careful where you enter. देखिए, यहाँ पर भी बात वही आती है जैसे इन्होंने कहा कि ना चुराया। बेसिकली कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी से जुड़े हुए रहते हैं, उसमें किसी एक की कोई मोनोपोली नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं जर्मन की, वहाँ पर जो स्वास्तिक का निशान है, वो अपने यहाँ इंडिया में भी उसकी पूजा होती है। हाँ। तो वो एनर्जी सिंबल्स हैं, किसी भी एनर्जी को मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरीके से पिरामिड का यूज मैंने बताया था, तो होता है। तो उनको भी अपनी एनर्जी एनहेंस करनी थी, किस डायरेक्शन में वो एक अलग बात थी, बट उन्होंने वो सिंबल्स उठाए पावर को जनरेट करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए, पावर लेने के लिए। यूज करने का तरीका अलग अलग था। जैसे हम अपने वैदिक उसमें जाते हैं तो ये कहते हैं कि जो गायत्री मंत्र है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मंत्र। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पढ़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी पैदा कर सकता है, एक तरीके से काफी तबाही भी मचा सकता है, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी से चलता है। yes. तो सेम उन्होंने सिंबल्स लिए, बट उसको यूज अपने तरीके से किया। जैसे आप कहते हैं ना कि हमने क्रॉस को उल्टा किया, हाँ जी, इल्यूमिनाटी में, तो वो था। उल्लू को अगर हम अपने इंडियन मिथोलॉजी में जोड़ते हैं तो लक्ष्मी जी से जोड़ते हैं। हाँ। उल्लू उनके यहाँ मिनर्वा के नाम से था, कि जो मिनर्वा देवी थी, उससे उन्होंने उसको कनेक्ट किया था। okay. वहां पर मिनर्वा को ज्ञान का प्रतीक मानते थे। तो ये चूंकि अपने आप को बोलते थे कि हम नॉलेज वाले लोग हैं, तो उन्होंने उल्लू को उस तरीके से यूज किया, बट सिंबल्स वही थे, लगभग हर धर्म में कॉमन थे। ऐसा होता है, तो वो सिंबल्स उन्होंने वही उठाए, यूज करने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल दिया। लेकिन अगर हम सिंबल्स को समझने की कोशिश करें, या आई वुड से कि डीकोड करने की कोशिश करें, तो एक ट्राइंगल, उसमें बीच में एक आंख। ट्राइंगल जो होता है वो वास्तु में भी, क्योंकि आप वास्तु विशेषज्ञ भी हैं, तो ट्राइंगल जो होता है किसी भी वास्तु की जगह की, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको खत्म कर देता है, राइट? हाँ। और इजिप्ट में भी जो हम नेगेटिव एनर्जी को खत्म नहीं करता, वो किसी भी एनर्जी को इनहांस कर देता है। जैसे इजिप्ट में हमारे पिरामिड बने हुए हैं, आज भी डेट में हम लोग जब देखते हैं वास्तुशास्त्र में, तो पिरामिड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पिरामिड का फंक्शन ही है कि उस एनर्जी को हमारा बैलेंस करके एनहेंस कर देना, किसी भी चीज को जिस तरीके से बनते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अपने मंदिरों को भी देखें, हम कहीं पे भी जाएं, तो कहीं वो जो शेप मिलती है ऊपर से जाके एक शंक्वाकार, कुछ जगहों पे वो गोल को लेके चलते हैं, कुछ जगहों पे स्क्वायर लेके चलते हैं, लेकिन आपको सारे उसमें ये चीज मिलती है, ये ऊपर से जाके। तो वो एनर्जी को एक जगह पे हमारा कंसंट्रेट करने से रिलेटेड मतलब होता है कि हम उसको कंसंट्रेट कर देते हैं, जो फैली हुई चीजें हैं। यहाँ पर पिरामिड में इन्होंने यही लिया
कि उस पिरामिड को जो एनर्जी थी उसको सेंट्रलाइज कर रहे हैं। और एक आंख का मतलब ये होता है कि उसको अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं कि जो उनकी सुप्रीम पावर है, नो मैटर उसको भगवान ले रहे हैं या शैतान ला रहे हैं और जिसको भी पुजारी थे, तो वो आंख एक सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट करती है जिसकी नज़र से कुछ बचा हुआ नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है। तो वो इस चीज़ को मानते हैं। बाकी सबकी अपनी अपनी मान्यता है, आप भगवान को मान रहे हो या आप जीसस को मान रहे हो, किसको मान रहे हो, बट वहाँ पर मतलब सुप्रीम पावर से है। लेकिन जो आपने कुछ देर पहले अभी बताया कि अलग-अलग लेवल्स थे इनके, तो क्या ये अलग-अलग लेवल्स को भी नहीं दर्शाता पिरामिड की शेप? क्योंकि जो सबसे पिरामिड की शेप तो एक संगठन का शुरुआती चीज हो गई, वो तो सबके पास है। उनकी काम करने की स्टाइल थी जो अलग अलग लेवल पर नहीं पहुंचाती। जैसे आपका एक ड्यूटी थी कि आपको जाकर के रिकॉर्ड करना है या इसके बारे में बात करनी है, उसके बाद उसमें से क्या सिलेक्शन करना है, क्या ऊपर लेके जाना है, किसको सेकंड स्टेज में लेके जाना है, ये सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज वाले लोग डिसाइड करते थे। तो वो वर्क सबके डिवाइड थे। जी अनिल जी, एक और यहाँ पे कमेंट है, धर्म इज नॉट समथिंग अबाउट मैजिकल but the secrecy of science hidden which is not supposed to be open to publicly so that only locals can understand and preserve their culture and resources. And also dharma fundamentally is earth whose fundamentality is rajasva and its head. देखिए, जो बात इन्होंने बताई कि धर्म कुछ और नहीं है, सिर्फ एक साइंस है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा इस कमेंट में कि समथिंग विच इज वेरी हिडन, जो चीज बहुत हिडन रहेगी वो मैजिकल रहेगी। व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि देखिए उसमें इन्होंने कहा जो बात, उसको मैं अभी करता हूँ। बात ये नहीं थी धर्म की। सबसे पहले मातेन के फर्स्ट पार्ट पे कि धर्म क्या है, एक साइंस है। तो यहाँ पर बेटर है कि मिलाती की वजह अगर अपने साइंस को लेकर के चलते हैं, अपनी साइंस बहुत एडवांस स्टेज में थी। अगर हम द्वापर युग की बात करते हैं या त्रेता युग की बात करते हैं या अपने यहाँ सतयुग की बात करते हैं, बड़े बड़े अस्त्र थे। जस्ट लाइक आज की मिसाइल टेक्नोलॉजी या हमारा एटम बम लोग बनाते हैं, हाइड्रोजन बम बनाते हैं, अगर हम आज की भी बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड विद पावर। साइंस है लेकिन छुपा के रखी जा रही है। सारे देशों के पास आज एटॉमिक पावर नहीं है, केवल न्यूक्लियर पावर इंडिया के पास है, कुछ गिने चुने 6-7 देशों के पास है। उसका रीजन यही है कि इसका मिसयूज ना हो। तो जो इन्होंने कहा कि धर्म इज ए हिडन साइंस, तो वो साइंस तो थी, बट उस साइंस का यूज उन्होंने इसलिए कि उसको मिसयूज ना हो, जो छुपा के रखा गया। केवल जो योग्य लोग हैं उनको वो मिले, क्योंकि सबको मिलेगी तो लोग उसका मिसयूज करेंगे। आज की डेट में अगर हम सबको गन दे देंगे, जिसको गुस्सा आया वो गोली चला देगा। जैसे पाकिस्तान हमको हमेशा धमकी देता रहता है कि हम चला देंगे, तो ऐसे आप अपात्र के हाथ में नहीं डाल सकते किसी चीज को, पावर को। तो धन को छुपा के रखने की जो बात थी वो सिर्फ ये थी कि जो उसके लिए योग्य है उसको वो ज्ञान दिया जाए, बाकी छुपा के रखा जाए। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि एक हिडन साइंस थी धर्म, तो वो थी, वो आज भी है। बहुत सारी चीजें सबके लिए नहीं होती हैं, क्योंकि आप जब उसको संभाल ही नहीं सकते तो आप कैसे यूज करोगे। सेकंड पार्ट आया इन्होंने, जो इन्होंने बताया कि एक तरीके का राजस्व वसूली की बात थी या इसकी बात थी। हम उसको भी मॉडर्न साइंस में अगर देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि आज की डेट में अमेरिका है, सबसे बड़ी पावर है, या रूस है पावर है, ये क्या कर रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं अपने हिसाब से। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उनको पैसा और पावर चाहिए। आज अमेरिका हर देश में घुस जाता है जाकर के। इवन इंडिया पाकिस्तान का वो कहता है कि हमने समझौता कराया, या हमने यहाँ घुसे, वहां घुसे, वियतनाम का, बांग्लादेश का, सब देश का। तो उसकी वजह वही है कि जिसके पास पावर है वो उस पावर को बढ़ाना चाहेगा, मनी चाहेगा, अपना फायदा चाहेगा। तो शुरू से ये रहा। इस साइंस तो ये थी, इससे तो कभी इनकार कर ही नहीं सकते। उस साइंस को उन्होंने छुपा के रखा और जिनके पास था उन्होंने उस पावर को यूज किया। क्योंकि अनिल जी, हम लगातार अलग अलग सेलिब्रिटीज के बारे में भी बात कर रहे हैं। कुछ की तो बहुत ही जैसे माइकल जैक्सन थे, उनकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई। इनफैक्ट कई सेलिब्रिटीज ऐसे हुए जैसे हनी सिंह, उनका अचानक से बहुत अपराइज हुआ और फिर डाउनफॉल भी उन्होंने देखा। इनफैक्ट अलग अलग केसेस में वो इन्वॉल्वमेंट उनका हो गया और बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल देखा गया। क्या इससे हम ये मान सकते हैं कि इल्यूमिनाटी जो संगठन है, जितनी तेजी से पावर्स देता है उतनी तेजी से वापस छीन भी लेता है? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको अगर एक कॉर्पोरेट के तरीके से लेते हो, आज की डेट में जो कंपनी का सीईओ हो सकता है कल उसे रिजाइन ले लिया जाए। इज नथिंग। लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे? हम सिंपली इसको कॉर्पोरेट वर्ड में समझिए ना, कि अगर एक आदमी हमारे कंपनी के हिसाब से नहीं चल रहा है या हमें वो बेनिफिट नहीं दे पा रहा है जो उसे देना चाहिए, जिसके लिए हमने उसको रिक्रूट किया था, तो हम उसको क्यों अफोर्ड करेंगे? हम उसको बाहर कर देंगे। और हम किस बेनिफिट की बात कर रहे हैं? सबके अपने पे हिडन बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट कल्चर में लेते हैं, मान लीजिए एक मार्केटिंग हेड है, उसका मेन पर्पज क्या है? मार्केटिंग करना, हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करना। अगर वो नहीं कर रहा है तो हमारे लिए बेकार है।
हम आप सब कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी प्रॉफिट मेकिंग उससे जुड़े हुए हैं। सेम विद ये इल्यूमिनाटी, उनका पावर था कि अगर वो आप उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं या उनका प्रचार कर रहे हैं या उनके पावर में उनकी योजनाओं को साथ दे रहे हैं तो आप उनके लिए यूजफुल हो, नहीं हो तो बाहर। तो इट्स सो सिंपल कि अगर आप उनके रूल्स नहीं मानते हो तो आप उस संगठन में क्या करोगे। किसी भी संगठन का यही रूल है, किसी भी कंपनी का यही रूल है कि अगर एक सीईओ दूसरी तरीके से बोलता है हम अपने देश के प्रधानमंत्री तक को तो बदल देते हैं, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलता जनता बदल देती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि हमारी कितनी उनके संग ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग नहीं थी, हमने उसको बाहर खड़ा कर दिया, दूसरे को ले आया उसकी जगह पे। लेकिन किसी की जान ले लेना ये क्या ये देखिए, पॉसिबिलिटी बनती है? हाँ अगर हम ऐसे बोलें, क्योंकि यहाँ पर इल्यूमिनाटी की बजाय हम बाकी संगठनों की बात करते हैं। कई बार होता है कि हमारा अपना बंदा है, मान लीजिए हम एक रॉ के बंदे की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ जासूसी संगठन से मिला हुआ है, बाहर गए किसी प्रोजेक्ट पे पकड़े गए, एक्सपोज हो गए। कई बार इंडियन गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ही नहीं मानती कि हमारा एजेंट है, उसको मार दिया जाता है। तो जहाँ पर हमारे एम बड़े होते हैं वहाँ पर लाइफ का सेक्रीफाइस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर केवल एक या दो लोग नहीं है, यहाँ पर है पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना या पूरे वर्ल्ड को चलाना। तो एक दो लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसा करते हैं कि किसी का मर्डर करवा दिया, ये करा दिया, और हम लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे अगर ये सिर्फ एक तरीके का प्रोपेगेंडा है कि सैटनिज्म से इसे जोड़ा जाता है, क्योंकि माइकल जैक्सन की जब मौत हुई तो उनका एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज अ डेविल। तो क्या ये एक प्रोपेगेंडा की तरह इसे चलाया जाता है कि नहीं, ये जो चीज जितनी भी चीजें हैं ये शैतान से करवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो उनका बेसिक मोटिव है वो बाहर ना आए? देखिए, अब उसको हम शैतान भी कह सकते हैं या हम उस बात को बोलते हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। हम्म ये तो पक्का है कि वो धर्म को नहीं मानते, दूसरे किसी ऐसी पावर से जुड़े हुए हैं जिसको वो मानते हैं। क्योंकि हम उस पावर के बारे में नहीं जान रहे तो हम उसको शैतान कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इसकी, मान लीजिए बिल लादेन था, पढ़ा लिखा, बहुत इंटेलिजेंट था, उसने पूरी दुनिया में एक तरीके से ये किया, वो मानता था अपना, एक तरीके से आप उसको जिहाद बोल लो या जो मान लो, वो मानता था। अमेरिका ने उसको मरवा दिया क्योंकि वो उसके लिए खतरनाक था। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती है। मेरा जो मानना है कि हम उसको मानते हैं, अगर आप हमारे को नहीं मान रहे हो तो इसका मतलब आप इस दूसरे ग्रुप से जुड़े हुए हो। अब भगवान के पास शैतान ही होता है जो दूसरा सबसे पावरफुल है, जो उसके बराबर खड़ा हो जाता है, तो हम उस तरीके से मान लेते हैं। मुझे लगता है अनिल जी, ये जो टॉपिक है ये नेवर एंडिंग टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जितना मिस्टीरियस ये है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। और आई होप कि हमारा ये पॉडकास्ट भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट लेकर के आए, और कहीं ना कहीं पे अगर और कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो डेफिनेटली विल मेक पार्ट 3 ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन एंड फॉर बीइंग विद अस।